हेलो एवरीवन। सो अपने कंटिन्यूटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है और उसके कितने टाइप्स थे और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते थे। नाउ अब स्टार्ट करेंगे उसी के नेक्स्ट पार्ट से, व्हिच इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हमने इसके 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट था अपने पास फाइनाइट टाइप, सेकेंड था इनफाइनाइट टाइप एंड थर्ड वाज ऑक्सीलेटरी। सो स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ फाइनाइट टाइप। नाउ एक चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट जो प्रॉब्लम होती है वो फंक्शन की वजह से होती है, लाइक एफ ऑफ ए की वजह से। इन केस ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमको पता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मींस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, वो कंडीशन यहाँ पे बनना चाहिए। अब मैं आपको फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, इनको समझने का ट्राई करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 by x। ये एक एग्जांपल होगा फाइनाइट टाइप रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। कैसे, थोड़ा समझते हैं। जब इस लिमिट को आप सॉल्व करोगे तो इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लोगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 by x। सिमिलरली इसका राइट हैंड लिमिट आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by x। नाउ अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 0 माइनस का मतलब हुआ 0 से स्लाइटली छोटा वैल्यू। 0 से स्लाइटली छोटा वैल्यू है और यहां पुट करोगे तो आई नो 1 by 0 इज इंफिनिटी, बट 0 से स्लाइटली छोटा मतलब नेगेटिव हो गया, तो यहां भी क्या बनेगा, नेगेटिव इंफिनिटी। एंड वी नो tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंफिनिटी ये अपने पास क्या आएगा, इट इज -π/2। सिमिलरली जब मैं यहां पुट करूंगा तो 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, a value which is slightly greater than 0, that means यहाँ बनेगा अपने पास पॉजिटिव इंफिनिटी। सो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी इज π/2। आपको दिख रहा होगा कि फॉर दिस क्वेश्चन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, दोनों वैल्यू डिफरेंट आए हैं, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। नाउ इसको फाइनाइट क्यों बोलते हैं वो आपको समझ गया होगा, बिकॉज जब आपने LHL और RHL को सॉल्व किया तो दोनों ही वैल्यूज क्या आए अपने पास, फाइनाइट वैल्यू आए। सपोज इस टाइप का एग्जांपल और देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x होल डिवाइडेड बाय mod x। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन हुआ अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाय mod x। अगेन इसको भी आप 2 पार्ट में रिजॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन mod x। ठीक है, यहाँ पे आई नो 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, 0 से स्लाइटली छोटा वैल्यू, बट यहाँ पे sin x अपॉन x हमेशा क्या होता है, 1 होता है एक्सटेंडिंग टू 0 पे। बट यहाँ पे अगर वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, दैट मींस दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगे, तो एक नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा निकल के आएगा, जिसकी वजह से मुझे बोलना चाहिए कि इसका आंसर आएगा अपने पास -1। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट हैंड लिमिट विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस sin x अपॉन mod x। अब इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे मुझे पता है कि जब 0 प्लस हुआ इसका मतलब हुआ वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। अगर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड का इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं, sin x अपॉन x हमेशा क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो इस पार्ट का आंसर आएगा 1। अगेन अ केस जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट अपने पास LHL और RHL दोनों का वैल्यू क्या है, फाइनाइट। ठीक है, नाउ वन मोर कंडीशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, या फिर 0 ना लेके इसको एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं लेट अस से 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। ठीक है, नाउ यहां भी आप सेम चीज करोगे, LHL और RHL। जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे LHL तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेवल लिया हम लोगों ने, सो 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। अब इसको समझने का ट्राई करने के ये है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ वैल्यू विच इज स्लाइटली लेसर देन 1। अगर वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेट अस से 0.99, तो 0.99 का GIF क्या हो जाएगा, 0 अपॉन यहाँ पे तो 1 के आसपास का वैल्यू बनेगा, दैट मींस इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आना चाहिए अपने पास, 0। नेक्स्ट इज इसी का RHL, राइट हैंड लिमिट दैट इज एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब हो गया अपने पास अ वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1।
सो जब 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू का जीआईएफ निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में भी आपको सेम नंबर ही दिखेगा, तो आई कैन से इन दिस केस अप्रोक्सीमेटली दोनों का वैल्यू सेम होगा, वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 1। सभी केस में आपने ऑब्जर्व किया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट हर एक केस का एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या था डिफाइंड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो ध्यान रखो जब भी अपने पास नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी का केस मिलेगा अंडर द कंडीशन कि उसके एलएचएल एंड आरएचएल दोनों का वैल्यू फाइनाइट है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसको समझना। इस केस के लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जंप। नाउ इस जंप का मतलब क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया डिसकंटिन्यूटी में कि आप जब कंटिन्यूअस फंक्शन को प्लॉट करते हो तो आपका पूरा पेन एक बार में पूरा ग्राफ प्लॉट होना चाहिए, पर सपोज करो डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ ऐसा होगा अपने पास, लाइक एक आपने ग्राफ प्लॉट किया और फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा प्लॉट हो गया, थोड़े गैप के बाद प्लॉट होगा, तो ये जो गैप होता है इसी गैप को हम बोलते हैं जंप। नाउ ऑब्वियसली जब डिसकंटिन्यूटी आएगा तो एक जंप मिलेगा। जंप का मतलब क्या होता है समझना, जंप का मतलब होता है वो इंटरवल का लेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -π/2, राइट हैंड लिमिट क्या है +π/2, मतलब पहले ग्राफ चल रहा था -π/2 पे, फिर कहां चले गया +π/2, तो बीच का गैप कितना हुआ, जंप इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस सच दैट वैल्यू हमेशा क्या आए पॉजिटिव, लाइक π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो इस केस का जंप मैं बोलूंगा, इस केस का जंप आएगा मेरे पास पाई। सिंपल सा मीनिंग समझोगे, जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो जितना जंप आपको करना पड़ेगा, जितना लेंथ आपको कवर करना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का फाइनाइट के केस में ओनली उसको हम बोलते हैं जंप। लाइक इन दिस केस इसका जंप क्या हो जाएगा, सो पहले ये -1 पे था, बाद में +1 चला गया, तो इसका जंप हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली इस केस का जंप, सो पहले ये 0 पे था, बाद में 1 पे चला गया, तो इस केस में इसका जंप आ जाएगा अपने पास 1। सो इस कंडीशन को भी ध्यान रखो, कभी कभी इस वर्ड को भी यूज कर लेते हैं कि अपने पास जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दैट टू अ फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूअस या नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूअस, तो उस केस में बताओ जंप क्या होगा। तो जंप इज नथिंग बट दोनों जो आपने एलएचएल आरएचएल के वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उनके बीच का लेंथ। ऑलवेज ध्यान रखो जंप कांट बी नेगेटिव, जंप इज ऑलवेज पॉजिटिव। Okay, now starting with second part of non-renewable discontinuity, which is infinite type. अब फर्स्ट टाइप देख के हमको इतना तो समझ गया कि फाइनाइट टाइप में क्या हुआ था कि एलएचएल आरएचएल तो इक्वल नहीं थे, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी, बट दोनों का जो वैल्यूज था लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, दोनों वैल्यूज फाइनाइट नंबर बने थे। अब इस केस में क्या होगा, एज इट इज इनफाइनाइट टाइप, तो दोनों में से एटलीस्ट एक वैल्यू कहां टेंड करेगा, टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगेन इसको भी समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो एक लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन, या एक्सटेंडिंग टू 1 ले लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1 x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, अब मुझे इस लिमिट को सॉल्व करना है। यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, that is left hand limit, और limit extending to 1 plus, ये हो जाएगा right hand limit। अगेन फाइनली पुट तो 1 करना है, सो डिनोमिनेटर में बनेगा दोनों केस में 0, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जब यहां मैं ऑब्जर्व करूंगा तो वैल्यू 1 से स्लाइटली छोटी है, मतलब 1 माइनस एक्स क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स 0 तो बनेगा बट पॉजिटिव साइड का 0 बनेगा, बिकॉज जो x है वो 1 से छोटा है स्लाइटली। इट्स लाइक कि x जो है वो 0.999 है, दैट मींस 1 माइनस पॉइंट ऑफ 999, तो कितना आ जाएगा 0.001, विच इज क्लोज टू 0 बट ऑन दी पॉजिटिव साइड। तो यहां बनेगा अपने पास इंफिनिटी, बट कौन सा इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। नाउ कम्स दिस पार्ट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, 1 से स्लाइटली बड़ा वैल्यू, अज्यूम करो 1.0001। ठीक है, सो 1 माइनस 1.0001, सो सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 0 के ही क्लोज का वैल्यू बचेगा बट नेगेटिव वैल्यू बचेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस इंफिनिटी। सो अगेन इसको हमने इनफाइनाइट टाइप क्यों बोला, बिकॉज इस केस में जब हम एलएचएल आरएचएल को सॉल्व कर रहे हैं तो जो अपने को लिमिट के आंसर्स मिल रहे हैं वो कहां टेंड कर रहे हैं, इंफिनिटी। नॉट नेसेसरी कि दोनों सेम हो, ये डिफरेंट है अपने पास। जब इसका एलएचएल सॉल्व किया तो वो अपने पास क्या आया, पॉजिटिव इंफिनिटी, जब मैंने आरएचएल सॉल्व किया तो वो क्या आ गया अपने पास, नेगेटिव इंफिनिटी। इस टाइप का ही एक केस और देखते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू टू द पावर 10x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू द पावर 10x। नाउ अब इस केस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं वापस से दो कंडीशन के साथ में LHL और RHL। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस यहां हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस टू टू द पावर 10x, टू टू द पावर 10x। मैंने रिवर्स लिखा है, पहले ऊपर RHL लिखा है नीचे LHL लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, डजंट मैटर, वैल्यू क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। सो पाई बाई टू प्लस व्हाट डज इट मीन, अ वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई टू, पाई बाई टू से स्लाइटली बड़ा हुआ मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहां बनेगा टू टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी क्यों, बिकॉज tan पाई बाई टू कितना होता था इंफिनिटी अपने पास। नाउ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए, इसलिए हमने लिखा टू की पावर माइनस इंफिनिटी, एंड वी नो टू की पावर माइनस इंफिनिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 raised to infinity which is nothing but 0। so इसका जो मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ रहा है वो आ रहा है 0। नाउ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू से स्लाइटली छोटा वैल्यू, जब पाई बाई टू पुट किया तो इंफिनिटी है, और पाई बाई टू से स्लाइटली छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू इंफिनिटी, एंड 2 रेज़ टू इंफिनिटी भी कितना हो जाएगा इंफिनिटी। सो ये मैंने वो एग्जांपल लिया जहां पे दोनों लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं थी, एक लिमिट इनफाइनाइट थी बट एक फाइनाइट थी, स्टिल हम लोगों ने क्या बोला कि ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इनफाइनाइट टाइप। क्यों, बिकॉज इनफाइनाइट टाइप की कंडीशन थी कि LHL और RHL दोनों में से अगर एक केस भी टेंड कर गया इंफिनिटी को तो अपना कौन सा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इट इज इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। नाउ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x²। ठीक है, अगेन इसके भी दो केसेस LHL RHL, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यहां पे भी 1/x², यहां पे भी 1/x²। अब आपको समझा होगा कि 1/x² अगर है तो इनका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है 0 माइनस का 0 प्लस का। क्यों, 0 माइनस बोलता है 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू, और 0 प्लस बोलेगा 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स अगर आपने 0 माइनस लिया है माइनस ऑफ 0.001 तो 0 प्लस हो गया प्लस ऑफ 0.001, बट आप फाइनली क्या करने वाले हो, स्क्वायर करने वाले हो। दोनों ही केस में सेम आंसर बनेगा, और वो सेम आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इंफिनिटी। अब ये नहीं बोलना कि सर LHL भी इंफिनिटी RHL भी इंफिनिटी, तो ये तो लिमिट डिफाइन हो गया। नहीं, हमने डिस्कस किया था कि लिमिट डिफाइन तब होगा जब LHL RHL दोनों इक्वल हो और दोनों डिफाइंड वैल्यू हो, इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। एक डाउट और आता है कि सर आप तो दोनों में सेम वैल्यू पुट कर रहे हो, तो जो इंफिनिटी बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज वी कांट कंपेयर टू इंफिनिटीज। कभी भी आपके पास दो इंफिनिटी दिए हुए हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन से इंफिनिटी का वैल्यू क्या है। इनफैक्ट इंफिनिटी का तो वैल्यू होता ही नहीं है। सो इसीलिए एज इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि इस केस में दोनों लिमिट आपको इंफिनिटी दिख रहे हैं, बट स्टिल ये कौन सा टाइप हो गया, इनफाइनाइट टाइप। तीनों एग्जाम्पल की खास बात क्या थी वो समझना। फर्स्ट केस में LHL RHL दोनों डिफरेंट था, एक पॉजिटिव इंफिनिटी था एक नेगेटिव इंफिनिटी, इसलिए इनफाइनाइट टाइप था। सेकंड केस में मैंने वो एग्जांपल लिया जहां पे एक साइड का लिमिट तो इनफाइनाइट था पर एक साइड का लिमिट डिफाइन बनना था, फाइनाइट लिमिट था, बट स्टिल ये किस कैटेगरी में आएगा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट टाइप। थर्ड केस में दोनों ही लिमिट का वैल्यू सेम था बट दोनों क्या हो गए थे, इनफाइनाइट, स्टिल ये क्या रहेगा अपने पास, इनफाइनाइट टाइप। Now, the third and last part, which is oscillatory. अब इसका मतलब क्या होता है समझना। यहाँ पे ना तो आप वैल्यू को फाइनाइट बोल पाओगे और ना ही उसको इनफाइनाइट बोल पाओगे, बिकॉज वो वैल्यू कैसा है ना कि ऑक्सीलेट करेगा। ऐसे क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, इसको देख लो। सपोज मैंने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है समझना, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 1/0 कितना बनेगा, इंफिनिटी। अब वो पॉजिटिव इंफिनिटी बने या नेगेटिव मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द रीजन बीइंग कि कहीं ना कहीं वो एंगल बनेगा, ठीक है। जब साइन के अंदर आप कोई भी एंगल पुट कर दो, भले वो कहीं से भी कितना भी बड़ा एंगल हो,
वी नो साइन का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक आता है, -1 to 1, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ जो मेरा आंसर होगा दैट इज नथिंग बट अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। बट एग्जैक्टली मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो वैल्यू क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग वैल्यू। ठीक है, इसको भी डिसकंटिन्यूटी के केस में ही काउंट करते हैं, और ये अपना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा है, नाइदर इट इज फाइनाइट नॉर इट इज इनफाइनाइट, बट जो भी है वो -1 से +1 के बीच में क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। सपोज इसी में मैं आपसे बोलूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ऑफ 1/x, अब क्या हो जाएगा, अगेन सेम रीजन, जब एक्सटेंडिंग टू 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर ये इंफिनिटी बना है अपने पास, दैट मींस अगेन cos के अंदर का एंगल इज इंफिनिटी। अगर एंगल इंफिनिटी है तो आई कैन डायरेक्टली से कि अपने पास यहां भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट इट इज ऑल्सो अ वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, सेम केस आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं भी दे सकते हो, बिकॉज जब इनफाइनाइट एंगल आ गया तो यू डोंट नो कि वो वैल्यू क्या होगा और कहां से कहां तक ऑक्सीलेट करेगा। तो वो फंक्शन जिसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता या जिनके वैल्यू ऑक्सीलेट करते हैं उन सबको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। और इनको ध्यान रखो, इस केसेस में आपके पास कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली आपको एक रेंज मिलेगा जिसके वैल्यू बीच में इनका वैल्यू क्या करेगा, ऑक्सीलेट, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी। ना ऑक्सीलेट का मतलब क्या था, एक पैटर्न रिपीट हो रहा था। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ऑक्सीलेशन, ये उसी का पार्ट है या उसी टाइप से टर्म से डिफाइन हुआ जैसे पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है। एक फिक्स्ड एंड पे आपने थ्रेड बांध रखा है, नीचे आपका पेंडुलम है, तो ये इस टाइप से स्विंग करता है, जिसको हम बोलते हो ऑक्सीलेट, और जिसको आप टाइम पीरियड निकालते हो। सेम चीज यहाँ भी है कि ऐसा नहीं है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू एक एक बार ही आएगी, नहीं, ये वैल्यू मल्टीपल टाइम भी आ सकती है। हमने पढ़ा है साइन का जब वैल्यू होगी, साइन के अंदर का एंगल फ्रॉम 0 to π, तो आपको 0 से लेके 1 तक के वैल्यू मिलेंगे, फिर आगे जाओगे π to 2π, तो 0 से लेके -1 तक के वैल्यू मिलेंगे, फिर 2π to 3π, वापस से 0 से लेके 1, तो वैल्यूज ऑक्सीलेट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब इस पार्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक फंक्शन है f(x) = 1/ln of mod x। हमको क्या करना है, हमको इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है कि रिमूवेबल इरिमूवेबल कहाँ, डिसकंटिन्यूटी अपने पास तो रिमूवेबल या इरिमूवेबल क्या है, और नेक्स्ट उस दोनों की या उन दोनों की हेल्प से हमको निकालना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की टाइप को ऑब्जर्व करूं तो जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। हमने पढ़ा है कि लॉग फंक्शन अपने डोमेन में ऑलवेज क्या होते हैं, कंटीन्यूअस। अब अगर मैं इस केस को डिस्कस करूं तो ये सिर्फ ln x नहीं है, ये ln ऑफ mod x है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि इसका जो डोमेन है वो हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। जनरली जो लॉग फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉड। तो अगर मैंने x को -2 भी पुट किया तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक चीज तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ अपने पास कि जो अपना x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। अंडरस्टूड, 0 क्यों नहीं, बिकॉज जब ln 0 निकालते हो तो वो आता है इंफिनिटी, इसलिए मैं उस वैल्यू को रिमूव कर रहा हूँ। सेकेंडली, ये फंक्शन f(x/g) के फॉर्म का है। कोई भी फंक्शन अगर f(x/g) के फॉर्म का होता है तो हम लोग किस चीज का ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ln mod x should not be equal to 0। ln की वैल्यू 0 कब आती थी, जब अपने पास log के अंदर का वैल्यू क्या होता था, 1। दैट मींस mod x को मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू 1, और अगर mod x 1 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस और -1। तो यहां से मुझे तीन चीजें मिली, समझना। सबसे पहला, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पे, बिकॉज 0 इसके ऊपर पे लाई ही नहीं कर रहा है, और 0 पे फंक्शन क्या बन रहा है अपने पास, इंफिनिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट इज x इक्वल टू +-1 पे भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज x इक्वल टू +-1 पे ये जो फंक्शन है इसके अपॉन का जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो क्या बन रहा है अपने पास, 0। सो यहां से मुझे एक चीज तो मिल गया, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो जाएंगे मेरे पास 0, +1 एंड -1। नाउ फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया कि 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट हम निकालेंगे नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए मुझे हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगी कि किस पॉइंट पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0।
अब जीरो पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी वो चेक करना है हमको। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन लॉन मॉड x इसका वैल्यू, ठीक है। अगेन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा और ऑब्जर्व करूंगा अपने पास कि कहां पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल या फिर नॉन रिमूवेबल। जब मैंने जीरो माइनस लिया मतलब क्या हो गया, अ वैल्यू विच इज स्लाइटली लेसर देन जीरो, जीरो प्लस लिया मतलब अ वैल्यू विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। बट दोनों ही केस में क्या लगा है, मॉड। अगर दोनों केस में मॉड लगा है दैट मींस दोनों का आंसर सेम आएगा। और लॉन जीरो इसको तो हम क्या अज्यूम करते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। सो इस पार्ट का भी आंसर आ गया अपने पास जीरो और इस पार्ट का भी आंसर आ गया जीरो। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एट x इक्वल टू जीरो इसका जो अपने पास लिमिट्स हैं LHL RHL दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब क्या होगा, अपने पास हमने डिस्कस किया था कि अगर लिमिट सेम आ गए इसका मतलब सिंपल सा है कि जो आपका फंक्शन है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्यों, बिकॉज रिमूवेबल में या नॉन रिमूवेबल में क्या होता था कि LHL RHL ही इक्वल नहीं आता था। तो इस केस में आई कैन से as LHL is equal to RHL equal to 0, so it has removable discontinuity at x equal to 0। ये अपना हुआ नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकेंड, अब हम कहां चेक करेंगे, एट x इक्वल टू प्लस वन। जब x इक्वल टू प्लस वन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वन एक्सटेंडिंग टू वन, 1 अपॉन लॉन मॉड x, 1 अपॉन लॉन मॉड x। अगेन दो केस, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। यहाँ पे 1 अपॉन लॉन मॉड x, यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन लॉन मॉड x, ठीक है। नाउ 1 माइनस मतलब क्या हो गया, 1 से स्लाइटली छोटी वैल्यू, 1 प्लस मतलब 1 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू, बट दोनों ही केस में लगा है मॉड। तो अगेन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे दोनों वैल्यू पॉजिटिव थे। एंड लॉन 1 कितना होता है, लॉन 1 इज 0, तो यहाँ भी बनेगा मेरे पास इंफिनिटी एंड यहाँ भी क्या बन जाएगा मेरे पास इंफिनिटी। अगर दोनों ही केस इंफिनिटी बने इसका मतलब ये कौन सा आपके पास डिसकंटिन्यूटी हो गया। यहाँ पे जो दोनों LHL RHL हैं वो इक्वल भले आपको दिख रहे होंगे पर दोनों ही वैल्यू क्या हो चुके हैं, इनफाइनाइट। दैट मींस ये हो गया अपने पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वो भी कौन से टाइप का, इनफाइनाइट टाइप का। तो इसको मैं बोलूंगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। ये किस पॉइंट पे आया, एट x इक्वल टू 1। अब लॉजिकली एक चीज सोचो, हमको इसी कंडीशन से दोनों मिला था प्लस माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे लिमिट की मैं 1 की जगह -1 भी पुट करूं तो सोल्यूशन पूरा सेम चलेगा। द रीजन बीइंग यहाँ लगा है मॉड, इसको आप +1 बोलो या -1 इसको फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे सेम आंसर देगा। तो मुझे बोलना चाहिए कि दोनों का आंसर सेम है एट x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो हमने अपने क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, व्हिच इज कि नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जीरो पे इट इज हैविंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इंफिनिटी है कहां पे, +-1 पे, तो उन दोनों केसेस पे क्या हो गया, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ इनफाइनाइट टाइप। नाउ डिसकंटिन्यूटी पे कमिट कर दिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कर दिए, नेक्स्ट इज ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो ऑब्जर्व करना। ग्राफ बनाने के लिए जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं मैं उन्हीं वैल्यूज का यूज करता हूं। मैंने ऑब्जर्व किया कि +1 पे ये इंफिनिटी जा रहा था, ठीक है, सेम -1 पे भी ये इंफिनिटी जा रहा था, तो मैं +-1 पे इस टाइप से कुछ लाइंस प्लॉट कर देता हूं ताकि मैं इसके अबाउट ग्राफ को इजीली ऑब्जर्व कर पाऊं। लेट अस से इट इज +1, इट इज -1, ठीक है। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं कि अपने पास ये ग्राफ कैसा दिखेगा। स्टार्ट करते हैं लेट अस से 0 के अबाउट, ठीक है। हमने देखा था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 के पहले और 0 के बाद में दोनों पे ही आंसर क्या बन रहा है इसका, 0। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ग्राफ कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास होगा बट एग्जैक्टली ओरिजिन पे नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 से स्लाइटली बढ़ा लूं, लेट अस से 0, 0.1, 0.2, 0.3,
सो आई नो कि जब मैं लॉन में यहाँ पे जो वैल्यू लूंगा वो पॉइंट में होगा 0 से 1 के बीच में, तो लॉग के अंदर जब भी 0 से 1 का वैल्यू आता है तो उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव। याद करो, लॉग के अंदर जब 1 पुट करते हो तो लॉग 1 क्या बनता है, 0। 1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव, 1 से बड़े पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव वैल्यू, जिसकी वजह से नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे जैसे मैं उस वैल्यू को 1 के पास लेके जाऊंगा नेगेटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली नेगेटिव में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा मेरे पास, समथिंग लाइक दिस, जहां पे 0 पे वो अपने पास क्या शो करेगा, नो वैल्यू, दैट इज 0 पे तो ये हॉलो रहेगा। ठीक है, नाउ अब आगे ऑब्जर्व करते हैं कि और क्या चेंजेस आएंगे। अब मैं बात करता हूं 1 पे। ठीक है, 1 पे हमने क्या बोला था कि 1 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है और 1 पे राइट हैंड लिमिट भी क्या है, इंफिनिटी। आपको दिख रहा होगा कि 1 के लेफ्ट में ये ग्राफ एनीवेज इंफिनिटी पे जा रहा है, तो लेफ्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ऑलरेडी। अब राइट को चेक करते हैं। राइट मतलब क्या हो गया, जब वैल्यू 1 से बढ़ गई। अब चेक करना, यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 3, 4, 5 सो ऑन। जब मैं वैल्यूज को बढ़ाऊंगा ln 2, ln 3, ln 4, ln 5, तो ये ln की वैल्यू बढ़ेगी, बट 1 अपॉन ln की वैल्यू कम होती जाएगी। सो एक्चुअली क्या होगा कि ये पॉजिटिव साइड से इस तरीके से कम होना स्टार्ट होगा। इस ग्राफ को प्रॉपरली समझना, ये एग्जैक्टली 1 पे राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी है, शो कर रहा है, एंड जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y की वैल्यू आपके पास कम होती जाएगी। मूविंग ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड विच इज -1, सेम कंक्लूजन रहेगा, सेम ग्राफ रहेगा, बिकॉज यहां भी -1 बिकॉज ऑफ मॉड सेम लॉजिक फॉलो करेगा। इसका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से चलेगा आपके पास। नाउ अब इस पूरे ग्राफ में एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको क्लिक करेगा। हमने फंक्शन डिस्कस किया था, फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था इवन फंक्शन। ठीक है, क्या था इवन फंक्शन? इवन फंक्शन मतलब वो फंक्शन था जिस फंक्शन में आप x की जगह अगर -x पुट करो तो फंक्शन को इम्पैक्ट नहीं होता था। क्या आई कैन से ये f ऑफ x वही इवन फंक्शन है, बिकॉज अगर मैं मॉड ऑफ x लिखूं या मॉड ऑफ -x, फंक्शन तो सेम रहेगा। तो इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। और इवन फंक्शंस की एक खास बात थी, इवन फंक्शन की खास बात ये थी कि इवन फंक्शंस हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते थे। जरा चेक करो ग्राफिकली, दिस इज y एक्सिस, अगर इसको आप मिरर मानोगे तो इस पार्ट का मिरर इमेज एग्जैक्टली यहाँ बना हुआ है। दैट मींस अपना पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने ग्राफ बनाया वो बिल्कुल करेक्ट था कि अपने पास यहाँ जो हमने प्लॉट किया है ये एक इवन फंक्शन का ग्राफ है विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस हमने ले लिए। लाइक अगर मैं इसको प्रॉपर्ली फ्रेम करूं तो इसी पार्ट से वी कैन फ्रेम 8 to 10 क्वेश्चंस। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चन बन सकता है, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर फर्दर रिमूवेबल इरिमूवेबल उसके अंदर टाइप पे क्वेश्चन बन सकता है, और आई कैन से ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है। सो इन कंडीशंस को ध्यान रखो, स्पेशली विद द केस जहां हमने फाइंड आउट किया कि इसमें टाइप या नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो अब तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी को सॉल्व कैसे करना है वो देख लिया, डिसकंटिन्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टाइप है वो देखा। अब कुछ स्पेशल केस देखेंगे। लाइक अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं वो हम स्पेसिफिक फंक्शन पे बेस्ड कंटिन्यूटी को पढ़ने वाले हैं। सो अपना फर्स्ट टाइप है उसमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन विच कंटेन्स जीआईएफ। वी नो इन जनरल जो अपना जीआईएफ फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। बट सपोज करो जीआईएफ के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, आई नो अंदर साइन भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, e raised to x कुछ भी हो सकता है। तो अगर जीआईएफ के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो अब ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होएगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। जब हम लोगों ने बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा होता है, सो इट इज सॉरी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जब जब x इंटीजर होता था ये क्या होता था अपने पास, डिसकंटिन्यूअस। ये इसका भी लॉजिक सेम है। आपके पास f ऑफ x विल बी discontinuous, f of x will be discontinuous for all x such that f of x belongs to integer। अब इसका मतलब क्या है समझना, जिस x की वैल्यू पे इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू बनेगा ये हर उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करो मेरे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स। नाउ
मुझे बताना है कि ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, या फिर मुझे इसको प्लॉट करना है। बेसिकली एक ही बात है, सब चीज को साथ में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ अब इस पे कमेंट कैसे करेंगे ये समझना। दो टेक्निक होते हैं, थोड़ा सा एक लेंथी टेक्निक है, एक शॉर्टर टेक्निक है। पहले बात करते हैं नॉर्मल टेक्निक जो हम यूज करते थे। सबसे पहली चीज, क्योंकि रूट लिखा हुआ है तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से 1। तो पहला मैं केस लिखता हूं कि अगर मेरा x 0 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू है तो यहाँ पे अपने पास f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, तो आई शुड से उन सब केसेस में आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये जो भी हम कमेंट कर रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट x इस पे कमेंट कर रहे हैं। कैसे, अगर x 0 से 1 के बीच का हुआ तो उसका रूट भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच का। एंड 0 से 1 के बीच का किसी भी वैल्यू का अपने पास जब आप GIF निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट 1 से लेके 4 तक। अब ये 4 कहां से आया, जब रूट के अंदर 1 लिखोगे तो 1 आएगा, बट जब रूट के अंदर 4 लिखोगे तो क्या बनेगा, 2। मतलब मैं इंटीजर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं 0 1। मैं इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को ऑब्जर्व करने वाला हूं। जब मैं x को 1 से लेके 4 के बीच में पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा वैल्यू लाइन बिटवीन 1 एंड 2, और 1 से लेके 2 तक की किसी भी वैल्यू का GIF कितना होता है, दैट इज 1। नेक्स्ट मैं लूंगा 4 से लेके 9। 4 से लेके 9 तक का कोई भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको आंसर क्या दिखेगा, 2 से लेके 3 के बीच का, और 2 से लेके 3 तक का किसी भी वैल्यू का GIF क्या हो जाएगा, 2, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम ले लेंगे 9 से लेके 16 तक, सो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 3, एंड सो ऑन। अब ये तो था अपने पास थोड़ा सा लॉन्गर टेक्निक। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले आंसर 0 आया, फिर नेक्स्ट आंसर क्या हो गया 1, फिर नेक्स्ट आंसर 2, मतलब फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब इसी को निकालने का शॉर्टर टेक्निक जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको समझना, और फिर इसको प्लॉट कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। सिंपल सा, GIF के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना उसको इक्वल टू इंटीजर कर दो। ठीक है, लाइक रूट एक्स इक्वल टू, मैंने बोला 0, रूट एक्स अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इज रूट एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1। नेक्स्ट इज रूट एक्स इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4। नेक्स्ट रूट एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 9। ये जो मैं लिख रहा हूं दीज आर नथिंग बट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही तो हमको भी ऑब्जर्व हुआ है, आप चाहो तो चेक करो। 0 से लेके 1 तक तो सेम आंसर था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ था, पर 1 पे चेंज हुआ। 1 के पहले 0 था और 1 के बाद क्या हो गया 1, मतलब 1 हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वही तो हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट 1 से लेके 4 तक सेम था, फिर 4 पे वापस से फंक्शन चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए था 4, फिर नेक्स्ट पॉइंट 9, एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसी के ग्राफ को डिस्कस करूं तो वो कैसा बनेगा वो भी देख लो। हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा अपने को कैसा दिखता है, स्टेप फंक्शन दिखते हैं। सो लेट अस से, मैंने यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6। नाउ जब x 0 से 1 के बीच का है तो अपने को आंसर 0 मिल रहा था, मतलब ये रहेगा 1 इज एक्सक्लूडेड, तो 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट जब x का वैल्यू 1 से लेके 4 तक है तो आंसर क्या मिलेगा 1, 1 से लेके 4 तक तो आंसर 1। नेक्स्ट इज 4 से लेके 9 तक, उस केस में आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 2। सो यहाँ पे आंसर जो भी होगा वो आगे मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे 2। सो अब आपको समझ रहा होगा स्टेप फंक्शन ही है, पर वो इस इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक हुआ। कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है अपने पास 4, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपने पास 9, एंड सो ऑन। तो इन इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सभी इंटीजर पे नहीं। वो इंटीग्रल पॉइंट जो या जिसके अंदर या जिसको पुट करने पे इस GIF का वैल्यू क्या बना है, इंटीजर। सो इस कंडीशन को ध्यान रखो, जब जब ये फंक्शन इंटीग्रल आंसर देगा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा अपने पास फंक्शन या पूरा नेट फंक्शन वुड बी डिसकंटिन्यूअस। इसी के कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना, जब हम लोगों ने नॉर्मल GIF ऑफ x प्लॉट किया था तो जो स्टेप्स आए थे वो सारे स्टेप्स का लेंथ इक्वल था, सभी स्टेप 1 यूनिट के थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबसे पहला स्टेप छोटा है 1 यूनिट का, फिर नेक्स्ट स्टेप 3 यूनिट का, फिर नेक्स्ट स्टेप 5 यूनिट का, एंड सो ऑन। आपको वो यहाँ से दिख रहा होगा। स्टेप का लेंथ मतलब इस इंटरवल का लेंथ होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ पे 7, एंड सो ऑन। सो स्टेप फंक्शन में इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन सिमेट्रिकली ही बढ़े, फंक्शन किसी भी ऑर्डर में बन सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू।
ओके, इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं. लाइक सपोज मुझे ऑब्जर्व करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर. अब मैं पूरा मेथड नहीं सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा. देखना कैसे. सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कैसे निकालते थे हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं अपने पास जीआईएफ के अंदर की वैल्यू को इंटीजर. जो आंसर मिलेंगे वो सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. x square equal to 4 that means x equal to plus minus 2 and so on. इस टाइप से पैटर्न चलेगा. अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं सो देखना कैसा दिखेगा. नाउ जो मुझे वैल्यूज चाहिए मैं वही वैल्यू स्पॉट कर रहा हूं. 0 आपके पास ओरिजिन हो गया. 1 नेक्स्ट मुझे रूट 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे रूट 2 रूट 3 2 इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूं. बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं बिकॉज 1 और 2 के इंटरवल बीच का लेंथ और 0 और 1 के बीच का लेंथ दोनों सेम होगा. बट अगर मैं उतना पास में कर दूंगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे. बट स्टिल ध्यान रखो कि ये अपने पास मैंने स्केल को चेंज कर दिया है. ठीक है, सेम वैल्यू नेगेटिव में भी प्लॉट कर लेता हूं. 1 तो ये -1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 एंड -2. ठीक है, नाउ अगर y एक्सिस पे ऑब्जर्व करूं तो ये तो डायरेक्ट इंटीजर्स थे क्योंकि जीआईएफ फंक्शन है. अब ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं. ग्राफिकली ऑब्जर्व अब कैसे करना है समझना. जब x 0 है तो आंसर क्या आने वाला है 0. अब आपको चेक करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा और कहां से कहां तक बनेगा. सो 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है 1. तो आप क्या करोगे 0 से लेके 1 को डायरेक्टली ज्वाइन कर दोगे और 1 पे यहां पे आप इसको दिखा दोगे सॉलिड. क्यों? बिकॉज आई नो कि 1 पे इसका आंसर क्या आएगा 1. सॉलिड नहीं, 1 पे इसका आंसर 1 आना चाहिए. मतलब ये 1 पे हो जाएगा अपने पास होल. ठीक है ना. अब 1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट कहां दिख रहा है रूट 2. तो अब इन सब वैल्यूज पे आपने देखा कि 1 पे आपका आंसर आएगा 1 तो आपने यहां से स्टार्ट किया. नेक्स्ट पॉइंट इज रूट 2 तो 1 से लेकर रूट 2 तक का नेक्स्ट स्टेप हो गया. रूट 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है रूट 3. रूट 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रूट 3 तो आपने यहां से स्टार्ट किया और फिर रूट 3 नेक्स्ट पॉइंट दिखा दिया. ये पॉइंट मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं समझना. जब x इक्वल टू 1 लिया और यहां पुट किया तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा 1. मतलब 1 पे यहां से स्टार्ट हुआ इट इज 1. जब x इक्वल टू रूट 2 लिया तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 तो ये यहाँ पे 2 होगा. जब x इक्वल टू आपने रूट 3 लिया तो अब ये आएगा 3. ये इस पॉइंट से कंटिन्यू होगा. एंड नेक्स्ट इज जब x इक्वल टू आपने लिया 2 तो ये आ जाएगा अपने पास 4. इस टाइप से कुछ. ठीक है, ये तो मैंने प्लॉट किया है पॉजिटिव साइड. सेम वे में नेगेटिव साइड भी प्लॉट कर दूंगा. 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास -1. -1 पे तो आंसर 1 था तो अब वो यहां से स्टार्ट होगा और -√2 पे वापस से ये हो जाएगा अपने पास फॉलो. फिर नेक्स्ट इस टाइप से with this value as solid included and this is excluded. Again with this value as included this is excluded और again included and excluded. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो सिमेट्री बन रही है. किसके अबाउट y एक्सिस के अबाउट. कुछ रिकॉल हुआ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब फंक्शन इवन होना चाहिए. बिल्कुल इट इज अ इवन फंक्शन. अच्छा अब एक चीज और समझो. इसको चाहो तो और भी इजी वे में कर सकते हो. कैसे ये समझना. आपके पास जीआईएफ के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है खाली उस फंक्शन को ऑब्जर्व करो. क्या वो फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट अ पैराबोला. ये आपका पैराबोला होगा. ठीक है, अब आपने यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल रखा है. सो स्टार्ट में करता हूं 0 से. अच्छा एक चीज समझना 0 भले इंटीजर बना था पर ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो नहीं पाया था बिकॉज 0 पे लेफ्ट में राइट में वैल्यू सेम आ गया था. तो 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बट ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है अपने पास. ओके नाउ अब नेक्स्ट आपको दिखेगा कि नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहां आना चाहिए 1 पे. सो 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप दिखा दोगे यहाँ पे 1. नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इज रूट 2. नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इज रूट 3.
नेक्स्ट इज 2 सिमेट्रिकली विथ नेगेटिव साइन। अगेन मैं रिकॉल कर रहा हूं, मैंने स्केल सेम नहीं लिया है तो ग्राफ ऐसा दिखेगा नहीं, बट स्टिल आप लोगों को दिखाने के लिए इजी वे में ऐसा प्लॉट कर रहा हूं। पर एक्चुअली क्या होगा, 0 से 1 का जो लेंथ होगा, 1 से √2 का लेंथ उससे थोड़ा कम हो जाएगा स्टेप का, इसका लेंथ और भी कम हो जाएगा एंड सो ऑन, लेंथ कम होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओके, नाउ अब ग्राफ कैसे बनाना है ये समझना, बिकॉज ये जो मैंने प्लॉट किया है ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जब x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, और जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है उस मोमेंट पे जीआईएफ का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां तक तो इसका आंसर चलेगा 0, ये आपका हो जाएगा यहां से यहां तक 0। नाउ नेक्स्ट, जब x का वैल्यू 1 से लेके √2 तक है, ठीक है, जब x का वैल्यू 1 से लेके √2 तक है तो 1 से √2 तक की वैल्यू का स्क्वायर करो, 1 से लेके 2 आएगा, 1 से लेके 2 की वैल्यू का जीआईएफ, तो अब आंसर क्या आएगा अपने पास 1। सो यहाँ पे आंसर आ गया अपने पास 1। नेक्स्ट, जब x का वैल्यू √2 से √3 है, x स्क्वायर को आपने किया √2 से √3 तो क्या हो जाएगा 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 तक की वैल्यू का जीआईएफ, तो ये आएगा अपने पास 2। सो अगेन यहाँ पे आ गया अपने पास 2। नेक्स्ट, जब √3 से लेके 2 तक के वैल्यूज है, अगर x अपने पास √3 से लेके 2 तक है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 से लेके 4 तक, दैट मीन्स उसका जीआईएफ क्या आ जाएगा अपने पास, दैट शुड बी 3। तो ये पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पे मैं इसके लिए प्लॉट कर देता हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। यही ग्राफ नेगेटिव में भी आ जाएगा, यहाँ पे 0, इट इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट अपने पास दिस पॉइंट, दिस इज इंक्लूडेड, और यहां से लेके यहां तक सिमेट्रिकल चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रॉम हियर टू हियर, नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस टू दिस। सिमेट्रिकली आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। तो हमने उस एक्स स्क्वायर का यूज करके भी ग्राफ प्लॉट कर लिया, दोनों सेम बनेंगे अपने पास। सो थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना कि जीआईएफ के अंदर जब फंक्शन लिखा होता है तो कंटिन्यूटी ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया। पहला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो होंगे जहां पे जीआईएफ के अंदर का फंक्शन क्या बनेगा, इंटीजर। दूसरा, ग्राफिकली हम लोग उस फंक्शन का भी यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का भी यूज करेंगे टू गेट द एग्जैक्ट कर्व ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का एक और। लेट अस से f of x is equal to greatest integer of sin x, ठीक। अगेन विद द सेम लॉजिक कि जीआईएफ के अंदर की वैल्यू क्या बननी चाहिए, इंटीजर। बट अब अपने पास क्या है, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन लिए थे उसमें x कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पे ये जो अपने पास sin x है ये सभी वैल्यू नहीं दे सकता, बिकॉज वी नो कि sin x जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, इसका रेंज अपने पास बाउंडेड है फ्रॉम -1 टू +1। तो इसके पास 3 ही इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0 एंड +1। थोड़ा सा मैं इसको और इजी बनाता हूँ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। एक पार्ट को समझते हैं, इसकी हेल्प से हम बाकी सब कुछ कर लेंगे। फिलहाल हमको इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है ओनली अंडर द कंडीशन x क्लाइंग फ्रॉम 0 टू 2π, ठीक है। मुझे सिर्फ 0 से 2π के पार्ट में ही कमेंट करना है। सो अगेन अपने लॉजिक को लेके स्टार्ट करते हैं। वी नो कि इसके 3 इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं, -1, 0 एंड +1। पहले लेते हैं -1। साइन का वैल्यू -1 कब होता था? सो अगर मैं ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं तो आई नो कि साइन का वैल्यू -1 आता था एट x इक्वल टू 3π/2, जो इस रेंज में लाई करेगा। तो ये अपना एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। नेक्स्ट अपने पास साइन का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 1 कब आता था? सो ये आएगा अपने पास π/2 पे, एक बार ही आता है, ये अपना हुआ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज साइन का वैल्यू 0, ये पाई के सभी मल्टीपल पे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास मल्टीपल आंसर्स है, 0, π, 2π। वी हैव 3 डिफरेंट आंसर्स हियर। तो यहाँ मैं बोलूंगा अपने पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो 5 हो सकता है। एक चीज समझना, जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, बट फॉर श्योर जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे वो इनमें ही होंगे, ठीक है। अब बाकी अपने को जो कॉन्सेप्ट पता चलेगा वो ग्राफिकली पता चलेगा। अब आगे देखते हैं कैसे। नाउ साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? तो साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से हम लोग कमेंट करेंगे इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पे या फिर इसके ग्राफ पे, ठीक है। अगर मैं 0 से 2π में ऑब्जर्व करूं तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π में कुछ ऐसा दिखता था अपने को। दिस इज 0, यहां पे आता था π/2, दिस इज π, दिस इज
3π/2 एंड दिस इज 2π। ये थे अपने वैल्यूज। नाउ अब थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको कि जब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी का तो क्या इंपैक्ट होगा। आई नो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0, बट आई वुड से 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज हमने पढ़ा है 0 से ही फंक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर 0 पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है तो अपना काम हो गया। एंड वी नो जब हम x का वैल्यू लेंगे 0 से π/2, खाली साइन फंक्शन को देखना, जब आप x लोगे 0 से लेके π/2 क्यों देख रहे हो समझना। अगर आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व किए तो मेरे पास 5 पॉइंट आए थे, पहला 0, दूसरा π/2, तीसरा π, फिर 3π/2 एंड 2π। तो मुझे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो मुझे फर्स्ट रेंज क्या दिख रहा है, 0 से लेके π/2। जब x का वैल्यू 0 से लेके π/2 होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1, एंड 0 to 1 की किसी भी वैल्यू का GIF क्या हो जाएगा, 0। सो यहां से लेके यहां तक फंक्शन सेम चलेगा, सिर्फ π/2 पे ये अपने पास क्या बनेगा, 1। क्यों, बिकॉज जब π/2 पुट करोगे एग्जैक्टली तो साइन π/2 इज 1 एंड 1 का GIF इज 1। नेक्स्ट अपने को डिसकंटिन्यूट पॉइंट क्या दिख रहा है, π/2 to π। π/2 to π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, बट अभी भी वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच। 0 से लेके 1 के बीच वैल्यू का GIF, वापस से आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहां से यहां तक अभी भी 0 चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब 0 से लेके π तक ऑब्जर्व किया तो 0 से लेके π/2, फिर अपने पास π/2 से लेके π। ठीक है, π/2 पे इसका पॉइंट यहां आ गया। नेक्स्ट π से लेके 3π/2, अभी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा। जब GIF के अंदर 0 से लेके -1 तक के बीच की कोई वैल्यू आएगी तो उसका GIF कितना आएगा, ये हमेशा आएगा अपने पास -1। तो अब मैं इसका ग्राफ जो प्लॉट करूंगा तो यहां से स्टार्ट करूंगा, ये रहेगा अपने पास -1 अप टू दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज साइन 3π/2, साइन 3π/2 भी -1 ही होता है, तो यहां भी सेम ग्राफ कंटिन्यू होगा, यहां पे भी कोई अपने पास हॉलो वैल्यू नहीं आएगा, सेम चलेगा। नेक्स्ट 3π/2 to 2π, 3π/2 to 2π का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव। अगेन लाइन फ्रॉम -1 to 0, -1 से लेके 0 तक की वैल्यू का GIF वापस से क्या हो जाएगा, -1। तो यही वैल्यू कंटिन्यू होगा, सिर्फ जब 2π पे पहुंचोगे, जैसे 0 पे क्या था, पाई पे अपने पास आंसर 0 था, वैसे 2π पे भी आंसर क्या होगा, 0। फाइनली ग्राफ को रिकॉल करना, यहां से स्टार्ट हुआ अब टू π/2 पे एक वैल्यू ये ऊपर आया, नेक्स्ट पाई तक बराबर चला अपने पास। नाउ अब पाई के बाद यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा कंटिन्यू हुआ, 2π पे वापस से ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कहां पे ये कंटिन्यूअस था और कहां पे ये डिसकंटिन्यूअस था। सबसे पहले स्टार्टिंग विद 0, क्या मैं बोलूं 0 क्योंकि अपना इनिशियल पॉइंट है, तो 0 पे जो फंक्शन है वो अपने पास चल रहा है राइट कंटिन्यूअस, दैट मींस 0 इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस पॉइंट पे जो है फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट π/2 बाय डिफॉल्ट डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे तो यहाँ पे आके आपको जंप करना पड़ेगा और फिर वापस नीचे आओगे, तो π/2 का अपना पॉइंट क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी। दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज पाई, पाई पे अगेन अपने पास फंक्शन क्या बन गया है, डिसकंटिन्यूअस, तो पाई पे अपना पॉइंट ऑफ हो गया डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज 3π/2, 3π/2 अपने पास स्ट्रेट चला गया, मतलब ये तो अपना पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं था। सो 3π/2 जो है ये अपना हो गया पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज 2π, 2π भले ही एक्सट्रीम है पर वो लेफ्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, बिकॉज 2π पे जस्ट फंक्शन का वैल्यू अलग आया, 2π के जस्ट पहले अलग आएगा, तो ये अगेन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसके अंदर की वैल्यू का GIF लेते हो और उसको इंटीग्रल वैल्यू के इक्वल रखते हो, तो नॉट नेसेसरी कि ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, बट जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे वो इनमें ही लाई करेंगे। सो इस कर्व के पास बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, π/2, π एंड 2π। थोड़ा सा अगर मैं नेचर को ऑब्जर्व करूं तो आई कैन से जो π/2 है एट x = π/2, इस पे कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तो इस पे अपने पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। कैसे रिमूवेबल, इस तरीके से हुआ अपने पास क्योंकि इसका जो LHL है और इसका RHL दोनों सेम दिख रहे हैं पास, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट एग्जैक्टली इस पॉइंट का वैल्यू ऊपर चला गया। तो रिमूवेबल में अपने पास 2 केस थे, एक था मिसिंग पॉइंट, एक था आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, पॉइंट कहीं और है, तो यहाँ पे भी बोल सकता हूं इट इज
आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये है अपने पास आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज पाई। जब हम बात करेंगे पाई पे या फिर 2 पाई, दोनों केस को मैं एक साथ ही देख सकता हूं, एट x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। दोनों ही केस में जो डिसकंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल है। द रीजन बी कि जब आप पाई पे ऑब्जर्व करोगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आएगा और राइट हैंड साइड यहाँ पे, मतलब इसका LHL और RHL ही इक्वल नहीं है। हमने क्या कंफर्म किया था कि डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल तब होती है जब लिमिट एग्जिस्ट करे बट जो उसका फंक्शन का वैल्यू है वो अपने पास प्रॉपरली मैच ना करे या फिर वो एग्जिस्ट ना करे। बट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होता था, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इन दोनों केस में वही है। जब पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 आएगा, बट जब पाई पे राइट साइड देखोगे तो क्या दिख रहा है, -1, तो इसका LHL RHL इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे तो RHL एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट LHL इसका आपके पास -1 है और फंक्शन भी मैच नहीं कर रहा है अपने पास। तो यहाँ पे आई कैन से इस केसेस में यहाँ हो गया अपने पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। इनफैक्ट अगर मैं इसी ग्राफ को अब 0 से 2 पाई के आगे कंटिन्यू करना चाहूं तो कुछ नहीं, जो ग्राफ हमने बनाया है रेड वाला, इसी को उठा के आगे प्लेस करते जाओ, आपको सेम ग्राफ मिलेंगे। द रीजन इज कि जब हम sin x को डिस्कस करते थे तो साइन में भी हम सेम चीज करते थे। यही ग्राफ को उठा के मैं आगे प्लेस करूंगा तो सेम ग्राफ बनेगा, पीछे भी सेम। तो GIF के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ये जो 0 का पॉइंट है ये 2 पाई से मैच करेगा, आगे ग्राफ सेम बन जाएगा। जो 2 पाई का पॉइंट है वो 0 से मैच करेगा, पीछे भी ग्राफ आपका सेम बन जाएगा।